नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लास्टिक और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमारी हेल्थ पे। सर, आज के टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। अगर आज के टॉपिक की बात करें तो आज का एक ऐसा टॉपिक है ये जो हमारे पूरे यूनिवर्स से रिलेटेड है। जो ये प्लास्टिक है ये कोई हमारा डोमेस्टिक इशू नहीं है, ये एंटायर ग्लोब का इशू है। आज प्लास्टिक पोल्यूशन इस तरह से फैल रहा है, ये हमारी मदर अर्थ को डैमेज कर रहा है। इसीलिए हमारी आज एक हेल्दी डिस्कशन होने वाली है। लोग प्लास्टिक के बारे में जानते हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं, बट जो ये प्लास्टिक है जब डिकम्पोज होता है उसके बाद ये माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है, माइक्रो और नैनो प्लास्टिक। और जो ये माइक्रो और नैनो प्लास्टिक है ये हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और आज हम इस माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के बारे में जानेंगे, किस तरह से ये हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर है और इस यूनिवर्स के लिए डिजास्टर है, और किस तरह से हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर में। तो आज इस डिस्कशंस में ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सर, साइंस क्या है प्लास्टिक के पीछे की? अगर मैं साइंस की बात करूं, जो ये प्लास्टिक है ये हमारे पास ओबटेन करा जाता है क्रूड ऑयल। जहाँ पर हमारा क्रूड ऑयल निकलता है उसकी फिर हम फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और उसमें वेरियस फ्रैक्शनल प्रोडक्ट निकलते हैं। पहला प्रोडक्ट इसमें केरोसिन ऑयल निकलेगा, फिर इसके बाद डीजल निकलेगा, फिर पेट्रोल निकलेगा, फिर फर्दर इसको फाइनली इसमें नेफ्ता बचेगा। जो ये नेफ्ता है, ये जो नेफ्ता है इसको फिर फर्दर हम क्या करते, बॉयल करते, हीट करते 400 से 800 डिग्री टेम्परेचर पे, तो ये हमारे पास सिंगल पॉलीमर में कन्वर्ट्स हो जाता है। जैसे आपका इथाइलिन हो गया और प्रोपाइलिन्स हो गया, इस तरह के कंपाउंड में ये कन्वर्ट्स हो जाता है। और फिर जो इथाइलिन प्रोपाइलिन है इसकी हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं। इसमें हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से हम क्या बनाएंगे, इसमें पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, एक मतलब चेन टाइप रिएक्शंस बनाते हैं। हम एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाते हैं। इस लॉन्ग चेन पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, हमारा प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपाइलिन है, इथाइलिन टेट्रापेथैलेट्स है, ये सारे क्या है, एक तरह के पॉलीमर है। इस तरह से ये पॉलीमर तैयार करा जाता है। अब ये प्लास्टिक, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल इन देयर नेचर है। ये नेचर से डिग्रेड नहीं होता है। और कुछ प्लास्टिक हमारा 25 साल में डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, कुछ 100 साल लेता है, कुछ 1000 ईयर भी लेता है, बट हमें लगता है ये डिकम्पोज हो गया। ऐसा नहीं होता है। जो ये प्लास्टिक है जब ये ब्रेक डाउन होता है, जब ये इनविजिबल हो जाता है हमारी आंखों से, हमें लगता है डिकम्पोज, बट ये माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये नैनो प्लास्टिक है ये हमारे पास सबसे बड़ा थ्रेट, ये हमारी फूड चेन में एंटर हो जाता है और एनिमल की बॉडी में एंटर हो रहा है, ह्यूमन बॉडी में एंटर हो रहा है। ये सबसे बड़ा डिजास्टर है इसमें। सर, जो प्लास्टिक का एक नया रूप है, माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक, इसके पीछे की साइंस क्या है? इसके पीछे को तो मैं आपको इसकी रिसर्च बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे रिसर्चर इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसकी जो हमारे पास हेल्थ इम्पैक्ट है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी मैं अगर इसके नैनो प्लास्टिक की बात करूँ, माइक्रो प्लास्टिक की बात करूँ, एक रिसर्च रिपोर्ट्स में बताया गया कि माइक्रो प्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक फाउंड इन हिमालय। हिमालय के जो टफ एरिया है वहाँ पे भी माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। उसी तरह से जो हमारे पास अंटार्कटिका है जहाँ पर कोई नहीं रहता है, वहाँ पर भी माइक्रो प्लास्टिक है। और जो हमारा सी है, सी में जो एनिमल है उनकी बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। और आए दिन तो न्यूज़ें चली रहती है, ह्यूमन बॉडी के जो ब्लड के सैंपल है उसमें प्लास्टिक पाया गया है। और एक शॉकिंग रिपोर्ट आई थी 2022 में, एक बेबी था, वो फीटस में ग्रो कर रहा था, 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी था, उस स्टेज में उसका ब्लड का सैंपल लिया गया मदर्स के बॉडी से, और उस ब्लड को जब एनालाइज करा गया उस ब्लड में पाया गया है प्लास्टिक पार्टिकल, माइक्रो प्लास्टिक पाया गया। तो आप खुद सोचिए किस तरह से ये पूरे यूनिवर्स में प्लास्टिक फैल चुका है, हिमालय से लेके, अंटार्कटिका से लेके, सी से लेके
ह्यूमन बॉडी और जो बच्चा अभी जन्म भी नहीं हुआ है उसकी बॉडी में भी प्लास्टिक एंटर हो चुका है। तो अब जो ये प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक है इसकी सबसे बड़ा थ्रेट ये है, ये हार्मोनल डिस्टरबेंस ब्रिंग करता है। हार्मोनल डिस्टरबेंस अगर आ गई तो बच्चा जो उसका बर्थ होगा वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होगी, उसमें प्रॉपरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। ये सबसे बड़ा थ्रेट है जो हम आज की डिस्कशंस में डिस्कस करेंगे। और सर रिवर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका? रिवर हो गया, हमारे ओशियंस हो गए, लेक्स हो गई, जो नेचर ने इतना गिफ्ट दिया है हमारे को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो आप रिवर देखो, जो नदियाँ हैं, नदियों में जो हमारे पास कचरा होता है, जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, वो नदी के किनारे कई बार डिकम्पोज करते हैं हम, कई बार हम उसको नदियों में डालते हैं। अब जैसे हमारा कोई फ्लड आता है, जितना प्लास्टिक होता है, बोतलें होती है, ये नदी के थ्रू फ्लड के थ्रू ये नदियों में चला जाता है और नदियों से ये बड़ी नदी में जाएगा, बड़ी नदी से फाइनली ओशियंस में जाएगा। और इससे क्या होगा, जो ये प्लास्टिक है ये धीरे धीरे उसमें डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा और प्लास्टिक ब्रेक डाउन होने के बाद ये माइक्रो प्लास्टिक बनेगा। और माइक्रो प्लास्टिक जितना भी वो पानी है वो सारा क्या हो जाएगा, एक तरह से पॉल्यूटेड हो जाएगा। उस पानी को जो जीव लेगा, जो उसमें इकोसिस्टम है, जो हमारा एक्वेटिक लाइफ है, जो मछलियाँ वहाँ रह रही है, अदर एनिमल्स उसमें ग्रो हो रहे हैं, उस पानी को जब पिएंगे उनकी बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक चला जाएगा। इस तरह से उनके अब उसके बाद जो हमारे पास उसको जब ह्यूमंस बॉडी लेगी उस मछली को, ह्यूमन बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक चला जाएगा। सिमिलरली वही प्लास्टिक जब हमारी जो हमारे तालाब है उसके नीचे बॉटम में जब वो चिपक जाएगा, अगर उस बॉटम से वाटर लीच होकर दूसरी जगह वो मतलब रिफाइन होके निकलेगा प्योर वाटर, ग्राउंड वाटर, और वो क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा और जो ग्राउंड वाटर जहाँ पे जा रहा था और वो ब्लॉकेज हो जाएगा। इस तरह से पॉल्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जो ये प्लास्टिक होता है जब धीरे धीरे डिकम्पोज होता है कुछ केमिकल सब टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करता है और ये सबसे बड़ा डेंजर है। जैसे बिस्फिनोल हो गया, पैथलेट्स हो गया, स्टायरीन्स हो गया, जो ये कंपाउंड है ये इतने डेंजरस है, ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर ब्रिंग करते हैं। एंडोक्राइनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी के ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, इम्यूनिटी हो गया, सबको कंट्रोल करता है। मल्टीपल हार्मोन्स हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी ग्रो होती है रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या आती है, चेंजेस आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इस सिस्टम को ये क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये हमारे पास जितने भी ये टॉक्सिक कंपाउंड प्लास्टिक से रिलीज हो रहे हैं, ये न्यूमरस ऑफ ह्यूमरल डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर ब्रिंग करेंगे और उसके अलावा फाइनली इट लेड टू द कैंसर टू द पेशेंट। ये हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत है जो रिवर्स का पॉल्यूशन है। सर आपने रिवर का तो बहुत अच्छे से बताया, जो रिवर्स में मेराइन जो एनिमल्स रहते हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका? इसका इम्पैक्ट मेराइन ऑर्गेनिज्म में भी पड़ता है और टेरेस्ट्राइल एनिमल जो अर्थ में लाइव करते हैं उन पे भी पड़ता है। अब आपने आए दिनों न्यूज़ देखते हैं आप, गौ माता के पेट से इतना केजी प्लास्टिक निकला है, और आप न्यूज़ सुनते हैं कि मछली के पेट से इतना प्लास्टिक निकला है। तो ये जितने भी एनिमल है और जितने ये प्लास्टिक को क्या करते हैं, कंज्यूम कर देते हैं। जो वाटर में अगर माइक्रो प्लास्टिक है वो वाटर को पी लेंगे, और जो गाय है वो तो मैं पहले बताया था आपको एक बार एक वीडियो में, फूड वाली वीडियो में, जितना एक कुरकुरा लेज होता है इसमें ऐसे एजेंट होते हैं इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, फ्लेवर के लिए ये क्या करते हैं उस प्लास्टिक को खा लेते हैं जिनकी बॉडी में इकट्ठा होता है। और इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग बात है, और जो हमारे बर्ड है वो तो अब अपने नेस्ट को बनाने के लिए, घोंसले बनाने के लिए प्लास्टिक यूज करे। देख रहे होने इतनी एडवांस हो गई है, इतनी एडवांस हो गई वो, और प्लास्टिक यूज करे। और जो दाना चुगते हैं उसमें भी वो प्लास्टिक पार्टिकल्स को ले रहे हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। अच्छा, आप खुद सोचिए, बर्ड में प्लास्टिक चला गया है, एनिमल जितने टेरेस्ट्राइल एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में प्लास्टिक जा रहा है, माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है, और जो आपके मेराइन जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लास्टिक ले रहे हैं। तो हर जगह जितने भी एनिमल्स है उनके सिस्टम को ये क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है प्लास्टिक। हर जगह प्लास्टिक हमारा फैल चुका है। सर फूड चेन में कैसे एंटर हो रहा है ये? अब फूड चेन, ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये डायरेक्टली ह्यूमंस के साथ रिलेटेड है जी। आफ्टर जो फूड है उसकी कंजप्शन ह्यूमन पर्सन्स ने करना है। अब देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अब कोई हमारे पास प्लास्टिक है जी,
प्लास्टिक है। अब आपको देखो ना, आपके सराउंडिंग में प्लास्टिक होता है, जो 50 साल पहले वाला प्लास्टिक है या 20 साल पहले वाला प्लास्टिक, 20 साल तक आपको प्लास्टिक वहाँ पे दिखेगा। 20 साल के बाद वो प्लास्टिक ब्रेक डाउन हो, छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन होगा। क्यों ब्रेक डाउन होता है? जब सनलाइट पड़ती है, उसमें यूवी रेडिएशन पड़ती है, हीट होती है, कोल्ड होती है, वेव जनरेट होती है। इसकी वजह से, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से वो प्लास्टिक क्या होता है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। और वो जो प्लास्टिक है वो स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट्स हो जाता है। वो स्मॉलर पार्टिकल्स क्या होती है, हमारी आंखों से दिखते नहीं है, वो इनविजिबल होते हैं। उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, माइक्रोप्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक। और जो ये नैनो प्लास्टिक्स है, ये क्या होते हैं, जैसे हमारा कोई प्लांट है जी, अब जैसे सॉइल में रहेंगे, जो हमारा प्लांट है जब वो न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, जब उसमें सैप सिस्टम चलेगा, उसके साथ ये माइक्रोप्लास्टिक भी क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने, जो उसमें फ्रूट डेवलप होगा उसमें प्लास्टिक एंटर हो जाएगा। सिमिलरली कोई वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं आप, उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया, वाटर से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए, उसके साथ वो वेजिटेबल में चले जाए। कोई ग्रेन, जो आपके ग्रेन है, उनमें भी इसी तरह से प्लास्टिक एंटर हो जाए। तो इसका बोलने का मतलब, अब अल्टीमेटली जो ये फ्रूट ग्रो होगा, इसको लेगा कौन, ह्यूमन। और सीधा ये जब ह्यूमन लेगा उसकी बॉडी में चला जाएगा, और बॉडी में चला जाएगा, बॉडी में डिग्रेड तो होना नहीं है, ये धीरे धीरे अकमुलेट होना लगेगा, और सेल को, टिश्यूज को और ऑर्गन्स को ये डैमेज करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देगा। और इस तरह से हमारे पास जो डिजीज है वो हमारी बॉडी में होना शुरू। पहले एंडोक्राइनल डिसऑर्डर होगा, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर जब बॉडी में ज़्यादा कम्युलेट्स हो जाएगा, ऑर्गन को डैमेज कर देगा, और फाइनली इट लेड टू द कैंसर। तो आप खुद सोचिए कहाँ से कहाँ हमारा प्लास्टिक हमारे को ले जा रहा है। ये तो है सर, ये तो बात होगी फूड चेन की। अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं, वो है प्लास्टिक का हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट है। हेल्थ पे अगर इफ़ेक्ट की बात करूँ मैं आपको, इसके हेल्थ जो इफ़ेक्ट है वो 10-20 साल 50 साल के बाद हमें दिखेंगे। अच्छा, ये हाँ, जो ये प्लास्टिक है, अब जहाँ पर भी आप नज़र लगाओ, ये तो है। मैं सभी व्यूअर से ये बताना चाहूँगा, आप जहाँ पे भी खड़े हैं, मेरी वीडियो देख रहे, अपने सराउंडिंग में देखना, आपने चारों तरफ कितना प्लास्टिक पड़ा हुआ है। आंगन में देखना, घर के बाहर देखना, नदियों के किनारे देखना, प्लास्टिक है ये सारा। और जो ये प्लास्टिक है, ये कुछ सालों तक ही वहाँ पे रहेगा, कुछ साल के बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और माइक्रो प्लास्टिक में जब कन्वर्ट हो जाए, इनविजिबल होगा, हमें कोई पता नहीं है। अब जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन्स आएगी, बच्चे आएंगे जो अभी तक इस अर्थ में आए नहीं, उनके लिए हमने गिफ्ट तैयार करके रखी हुई है, और वो गिफ्ट वो लोग लेंगे, और वो इतनी टॉक्सिक गिफ्ट होगी, तब वो हमसे क्वेश्चन करेंगे कि अगर उन्हें पानी पीना है, पानी में उनको डर रहेगा कहीं इसमें माइक्रोप्लास्टिक तो नहीं है। पानी से जो नमक तैयार होगा समुद्रों में भर भर कर प्लास्टिक ले जा रहे, जब वो माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट्स हो जाएगा, जो नमक खाएंगे उनमें वो डरेंगे कहीं इस नमक में माइक्रोप्लास्टिक तो नहीं है। सर, आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक इकट्ठा करेंगे, फिर जला देंगे उसको, सोचते हैं कि ये उसका परमानेंट सोल्यूशन है, बल्कि उससे एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। तो इसके क्या साइंटिफिक वो है, हमें क्या करना चाहिए? जो तो ये प्लास्टिक को बर्निंग प्रैक्टिस है जी, मैं सभी माताओं, बहनों, बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस प्लास्टिक को मत जलाइए। आज के टाइम में क्या होता है, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है ये बहुत ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है। जैसे पार्टियाँ होती है, कोई फंक्शंस होता है, उसमें हम जो हमारे पास ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है बहुत ज़्यादा, जैसे पातल हो गए, चाहे आपका स्पून हो गया, चाहे आपकी पानी की बोतलें हो गई, ये हम यूज़ करते हैं। फंक्शन क्लोज हो गया, उसके बाद दूसरे दिन क्या करें, हमारी माताएं बहनें उसको कलेक्ट करेंगी जी, और उसके बाद उसको जला देगी। अब उन माताओं बहनों को मैं ये बताना चाहूँगा, जब हम इस प्लास्टिक को जलाते हैं तो ये टॉक्सिक केमिकल को रिलीज करता है। जब उसे जो धुआं निकलता है उसमें डाइऑक्सीन्स नाम का टॉक्सिक केमिकल्स होता है, और उसमें हमारे पास और इस तरह के कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, उसमें फ्यूरोन कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, और उसमें हमारे पास कुछ हैवी मेटल रिलीज होते हैं। अब जो ये धुआं होता है, जब हम हमारी बॉडी इसको इनहेल करेगी तो ये हमारी बॉडी के लंग्स को क्या करती है, डैमेज करती है, और एस्थमा कॉज करती है। अगर आप फिर भी इसको बार बार जला रहे हैं, इट लेड टू द कैंसर जी। तो इस तरह से ये जो धुआं है इसको जलाने का, ये सबसे डेंजरस है।
अगर आपको कभी इमरजेंसी में जलाना भी पड़ रहा है तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपने प्रॉपरली मास्क पहनी है और जब वो धुआं निकलता है उससे आप काफ़ी दूर रहिए और तब जाके आप अपनी हेल्थ को बचा सकते हैं। अदरवाइज ये एक तरह का साइलेंट पॉइजन है जो हमारे लंग्स को और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेगा। इट लेड फर्दर टू द कैंसर। तो ये मैं आपको ये सजेशंस दूंगा कि बिल्कुल भी इस प्लास्टिक को जलाइए नहीं। सर सॉल्यूशन क्या है इस स्लो पॉइजन का, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए एक आम आदमी की, ताकि ये जो है वो स्लो पॉइजन ना बने? अगर मैं इसकी सॉल्यूशंस की बात करूं तो हमें इसके लिए 3 R प्रिंसिपल्स पर काम करना पड़ेगा। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इस प्रिंसिपल पर जब हम काम करेंगे तो प्लास्टिक को हम इस अर्थ से कम कर सकते हैं। बोलने का मतलब क्या है, हमें प्लास्टिक का यूज कम से कम करना है, रिड्यूस करना है। और जो हमारे पास फाइबर क्लॉथ है और जो हमारे क्लॉथ के बैग है वो हमने यूज करने जी। और अगर कहीं इमरजेंसी तभी हमने प्लास्टिक यूज करना, अदरवाइज जो नेचुरल्स हमारे पास बैग बने हुए हैं, कोई सामान लेना, सामान को कैरी करने के लिए उसको अपने साथ रखिए और वो चीजें यूज करिए। और दूसरा क्या, रीयूज। अगर आप प्लास्टिक यूज करें, ऐसा नहीं कि एक बार यूज किया उसको फेंक दिया, ये नहीं करना हमने, उसको बार बार आपने रीयूज करना है। और रिसाइकल, जो आपका बिल्कुल डैमेज हो चुका है प्लास्टिक, उस प्लास्टिक को आप रिसाइकलिंग करने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट्स में भेज सकते हैं और वहाँ पर रिसाइकल होगा। इस तरह से जो हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ प्लास्टिक पड़ा हुआ, बिखरा हुआ है, ये हमारा कम होगा। तब कम माइक्रो प्लास्टिक बनेगा, नैनो प्लास्टिक बनेगा, तब ह्यूमन हेल्थ बच सकती है। अदरवाइज ये फ्यूचर के लिए एक ऐसा बम है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन इसको झेलेगी, जिसमें एंडोक्राइनल डिसऑर्डर और कैंसर से डिजीज हो जाएंगे और वो हमसे उस टाइम क्वेश्चंस करेगी कि आपने क्या किया। हमें इस टाइम अवेयर होना है। हमने इस टाइम को मतलब ऐसे नहीं कि मतलब ये वेस्ट करना है कि प्लास्टिक उस तरह से फेंकना है, हमें प्लास्टिक को प्रॉपरली यूज करना जी। सर फाइनल में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को प्लास्टिक के लिए? अगर मेरी फाइनल मैसेज की बात करते हो ठाकुर, और तो अगर हम फ्यूचर में देखें तो जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसका क्या स्कोप है? हाँ, मैं अगर इसकी बात फाइनल मैसेज की बात कर जहाँ तक आपने करी है तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा, जो अभी तो हम एक न्यूज़ सुनते हैं कि आज गौ माता के पेट से और किसी जानवर के पेट से इतना प्लास्टिक निकला है जी। अब वो बेचारा बोल नहीं पाता है, कुछ सेंस नहीं कर पाता, वो बेचारा उसको खा रहा है। आज इतना केजी निकला, इतना केजी निकला। बट जो फ्यूचर में जो न्यूज़ आएगी वो ह्यूमन बॉडी की आएगी। इस ह्यूमन बॉडी में 200 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक निकला, 500 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक ने इसके ब्लड सैंपल में इतना निकला, तो फिर वो हमारे लिए पैथेटिक कंडीशंस होगी। और ये आने वाला टाइम है 20-50 साल, जितना भी ये प्लास्टिक एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है ये डिकम्पोज होकर माइक्रोप्लास्टिक ही बनेगा। तो ये फ्यूचर के लिए एक ऐसा बम होगा जो हमारी जनरेशन्स को क्या करेगा, ख़त्म करेगा। अब इसके लिए हमें, इसके बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियाँ लगवानी होगी। पंचायत लेवल में पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा, गांव-गांव में लोगों को अवेयर, जितना भी प्लास्टिक जहाँ है उसको इकट्ठा करना है और उसको मतलब ड्राई फॉर्म में कलेक्ट करना है और वेट फॉर्म में कलेक्ट करना है। और जो हमारे रिसर्चर है उनसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको इस फील्ड में बढ़ चढ़ कर काम करिए और इस तरह के माइक्रोब्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए जो इस प्लास्टिक को 100% डिकम्पोज करें। तब जाके ये जो वेट, जो आपका ये वेस्ट है, ये डिकम्पोज हो सकता, अर्थ से ख़त्म हो सकता। अदरवाइज जो ये हमारे पास प्लास्टिक है ये बीमारियों का घर है और फ्यूचर जनरेशन इससे सेफ नहीं है। इसलिए हमने खुद अवेयर रहना है, लोगों को अवेयर करना है और लोगों को अवेयर जब हम करेंगे तभी ये मदर अर्थ सेव रहेगी। अदरवाइज ये हमारा मदर अर्थ फ्यूचर के लिए कैसा बम बनेगी जो ह्यूमन को सरवाइव करना वहाँ पे टफ होगा। ह्यूमंस आपका फूड नहीं ले पाएगा, वाटर नहीं ले पाएगा, सॉल्ट नहीं ले पाएगा, हर जगह उसको ये डर के माहौल में जीना पड़ेगा कहीं उसमें प्लास्टिक तो नहीं है। इस तरह की हमने सिचुएशंस नहीं लानी है। इस सिचुएशंस के लिए हमने मिलकर काम करना है। तो हमने जो हमने अपने माइंड में ये मतलब
फिक्स डिटर्मिनेशंस कर देना है कि हम प्लास्टिक के साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, प्लास्टिक का यूज मिनिमम से मिनिमम करेंगे, और प्लास्टिक अगर आपका यूज भी कर रहे हैं तो उसको रीयूज करेंगे, बार बार उसको यूज करेंगे, और जो प्लास्टिक बिल्कुल ही वेस्ट हो गए उसको ओपन एनवायरनमेंट में नहीं फेंकेंगे, उसको हम क्या करेंगे, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को भेजेंगे प्रोसेस, जहां पर वो रिसाइकल होगा, तब जाके हमारी मदर अर्थ बच सकती है। That is all about today discussions. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत।